अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूँ शफात अली। ख़वातीन और हज़रात, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कराची में बारिश हो रही है। और मदीहा, क्या सूरत हाल है आपकी तरफ बारिश की? बारिश की भाई मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि मेरे घर में लाइट आ रही है। बड़े पता है खुशनसीब होते हैं वो लोग कि जो कराची में रहते हैं और बारिश के वक्त में उनके घर में लाइट आ रही हो। ऐसे लोगों को यकीनन कोई हाथ का दिया दिलाया काम आ जाता है, वरना ये मुमकिन नहीं है कराची में। ख़वातीन हज़रात, कल रात से कराची में तेज़ बारिश हो रही है, कल दोपहर को हल्की बारिश हुई। आज अभी इस वक्त एज वी स्पीक कराची में बारिश का सिलसिला रुका हुआ है। मज़ीद आज क्या होने वाला है आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन पहले बताते चलें कि आज हम शो में करने क्या वाले हैं। क्या करने वाले हैं आज के शो में? ख़वातीन हज़रात, पहले आपको पता है जैसे कि हम बात करते आए हैं कराची की सफाई की, आज भी हम कोशिश करेंगे कि कराची के इशू पे, कराची की सफाई के मामले पे बात करें। साथ ही थोड़ी बात करेंगे 5G टेक्नोलॉजी, जो कि अनकरीब पाकिस्तान में उसका तजर्बा तो हो चुका है, वो आने के बाद क्या कुछ तब्दील होगा, मीडिया इंडस्ट्री कैसे चेंज होगी। और साथ में आपको पता है कि महंगाई के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए ऑर्डर्स भी जारी कर दिए हैं। वो क्या ऑर्डर्स हैं और क्या कुछ किया जाएगा महंगाई के सद्देबाब के लिए, वही महंगाई के सद्देबाब के लिए, सब चीज़ों में नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता है टॉप स्टोरीज तो लाजमी मौजूद है। कराची में फिर बारिश, फिर नाले उबल पड़े, सड़कें झील बन गई, फिर बिजली मुअत्तल और अवाम एक मरतबा फिर तकलीफ से दूचार। अवामी नुमाइंदे फोटो सेशन और बयानबाजी को ब्रेक लगाएं, एसी वाले कमरों से बाहर निकलें और लोगों की मदद को आएं। महंगाई में कमी के लिए वजीर आजम के नए ऑर्डर्स, ताजर और मैन्युफैक्चरर्स पर मुश्तमिल टास्क फोर्स आटा, घी, सब्जियों, दालों और गोश्त वगैरह की कीमतों का खुद जायजा लेगी। नए वेब पोर्टल के जरिए प्राइस कंट्रोल, मैजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी भी परखी जाएगी। मलिका बरतानिया की मंजूरी के बाद वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने 14 अक्टूबर तक पार्लियामेंट मुअत्तल कर दी। अब ऑपोजिशन ब्रेक्जिट नो डील के खिलाफ वोट देकर हुकूमत के लिए मसाइल पैदा नहीं कर सकती। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी, और सबसे पहले बात करेंगे एक ऐसे कॉज पर जिस कॉज के लिए पूरी पाकिस्तान और पूरी जो ह्यूमैनिटी है वो इकट्ठी हो गई है और मिल के बाहर आई है। कश्मीर के हुकूक के लिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पूरा मुल्क एक ज़बान, कौम जुमे को कश्मीरियों से यकजहती के लिए पुरज़्म है। तर्जमान पाक फौज कहते हैं कि हुकूमती ऐलान के मुताबिक दोपहर 12 बजे मुल्क भर में सायरन्स के साथ साथ कौमी और कश्मीर के तराने भी बजाए जाएंगे। बस बरोज़ जुम्मा 12 बजे से 12:30 बजे तक इजहार यकजहती का दिन मनाया जा रहा है उन लोगों के साथ जो न जाने कब से जुल्म और सितम सह रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का ये इनिशिएटिव है और हम सब उनके साथ हैं। हर जुमे को दोपहर 12 बजे बाहर निकलिए और प्रोटेस्ट लॉन्च करें अपने उन कश्मीरी बहनों और भाइयों की खातिर जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और इस वक्त अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। और हमारी पूरी कौम जो है वो अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है और उन पे जो मज़ालिम हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करते हैं। मेरी दुआ है कि कश्मीर जो है वो जल्द अज जल्द पाकिस्तान का हिस्सा बने। कुछ लम्हे अपनी ज़िंदगी के उनके नाम कीजिए, कश्मीरियों के नाम कीजिए, और ये पैगाम एक दुनिया भर में हमारी तरफ से जाना चाहिए कि हम सब कश्मीरियों के साथ हैं और मरते दम तक रहेंगे। ये सब कुछ और इसी हवाले से मज़ीद भी बहुत कुछ आपसे बात करनी है शो में ज़रा आगे चल के। फ़िलहाल बात करते हैं मौसम के हवाले से कि कराची में मानसून के तीसरे स्पेल ने एक बार फिर शहर को डबो दिया। नॉर्थ कराची, नागिन चुरंगी, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़माबाद, साइट एरिया, बल्दिया टाउन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। शाहराह फैसल समेत अहम सड़कों पर अब भी पानी जमा है और मुख्तलिफ शाहरों पर गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें फंस गई हैं। नागिन चुरंगी से पावर हाउस चुरंगी तक बरसाती नाला उबल गया है। 5 स्टार चुरंगी के करीब फंसी एम्बुलेंसेस को मुश्किल से निकाला गया। बारिश के पानी से भरा गटर जो है वो मौत का कुआं बन गया। गुलशन मामार में गड़ी में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। इस हादसे में 3 सगे भाई
दम तोड़ गए, जबकि चौथे की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के 417 से ज़ायद फीडर्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। कई इलाके रात भर से अंधेरे में डूबे हुए हैं और कराची में आज प्राइवेट स्कूल्स जो हैं ये बंद रहेंगे। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन शरफुज़्ज़मान कहते हैं कि जगह जगह गटर खुले हैं, इलेक्ट्रिक पोल की तारें गिरी हुई हैं, तलबा और असातिज़ा को खतरे में नहीं डाल सकते। डायरेक्टर मेट कराची शाहिद अब्बास के बकौल कराची पर 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि बारिश का सिलसिला वक्फे से आज भी और कल भी जारी रहेगा। कुछ इलाकों में 30 से 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। 15 सितंबर तक कराची में बारिश का एक और स्पेल भी आ सकता है, कहना है कराची में मेट ऑफिस का। तकरीबन 16 मिलीमीटर बारिश कुछ थोड़े ही वक्फे में रिकॉर्ड हुई है शाम के टाइम, और ये सिलसिला जो है बारिशों का 30 तारीख दोपहर तक यानी कि जुमे वाले दिन दोपहर तक जारी रहेगा वक्फे से। अब लेट नाइट और या अर्ली मॉर्निंग और उसके बाद दोपहर के बाद भी शावर हो सकता है। कुछ इलाकों में ये 30 से 40 और कई थोड़ी इससे ज्यादा भी हो सकती है। तो की जा सकती है कि कराची या सिंध के इलाकों में एक सिस्टम जो है वो और बन जाएगा। और अभी शफात में देखें जो तीसरा स्पेल है उसकी शिद्दत वो नहीं थी जो कि दूसरे पहले स्पेल की थी, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो गई हैं। कहना बड़ा अजीब सा है, लेकिन मदिया आज मैं यहाँ पे ये ब्रेक करता चलूँ कि आज कराची में बारिश की शिद्दत में तेज़ी आएगी। ये बारिश की शिद्दत में तेज़ी से मुराद ये है कि अब बारिश जो अभी कुछ देर में शुरू होगी ये कल दोपहर तक जारी रहेगी और बारिश का सिलसिला शदीद हो सकता है। हम पिछले 2-3 दिन से बता रहे हैं कि 50 से 70 ml बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। इसमें कुछ इजाफा भी हो सकता है, कुछ जगहों में 5 से 10 ml शायद ज़्यादा बारिश हो सकती है, विच इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग इफ़ इन एनी अदर पार्ट ऑफ कंट्री, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कराची। तो कराची में 80 मिलीमीटर बारिश हो जाना इसका मतलब ये है कि गटर उबल पड़ेंगे, और ये अगेन वही सारा एपिसोड जो कि हमने पिछली बार देखा है। आज अब से कुछ देर बाद 11 बजे से लेके कल सुबह 11 बजे तक बारिश की शिद्दत में तेज़ी आएगी। कराची में कचरे को उठाने का मामला किसी करवट बैठ क्यों नहीं रहा? शायद शहर की सफाई से पहले अहले इक़्तिदार और अवामी नुमाइंदों को अपने दिल भी साफ करना होंगे। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर और वीडियोस में एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला भी नहीं रुक सका। कोई भी इस कचरे की मुकम्मल जिम्मेदारी भी लेने के लिए तैयार ही नहीं है, और इल्ज़ामात हैं कि कचरा साफ़ किया जाता है, रात में दोबारा डाल दिया जाता है। मुबैना तौर पर कराची के इलाके FC एरिया की वीडियो सामने आई है जिसमें शहरी को सुना जा सकता है कि चंद रोज पहले डंपिंग एरिया को साफ किया गया और कुछ ही रोज बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची की गाड़ियां कचरा डालकर जा रही हैं। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, माशाल्लाह से काम के नाम पे धब्बा जो है ये इस वक्त चल रहा है। ये मैं इस वक्त जो है FC एरिया के सामने जो कचरा कुंडी है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले FWP और PTI की लेड स्क्रीन कराची की तरफ से जो है सफाई का अमल शुरू हुआ था और इस कचरा कुंडी को जो है बिल्कुल साफ़ कर दिया गया था। लेकिन ये आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर दोबारा जो है ये कचरे का ढेर जो है ये दोबारा यहाँ पर जो इन्होंने डंप पॉइंट बनाना शुरू कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी मसले की जानिब तवज्जो दिलाई थी। मैं सफाई कराता हूँ, चूना डलवाता हूँ, दीवार पे पेंट कराता हूँ और शाम को जाता हूँ, अगले दिन सुबह वहाँ कचरा ला के डालते हैं। अली ज़ैदी ने सफाई मुहिम में रखने डालने वालों का नाम तो नहीं लिया, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल चुप ना रहे। वो बोले कि मेयर कराची नहीं चाहते कि कराची साफ हो, इख्तियारात के बावजूद काम नहीं करते। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का फ़ायदा उठाते हुए मेयर साहब जो है हर जगह कहते फिरते हैं कि भाई हमारे पास तो इख्तियार नहीं है, पैसा नहीं, इख्तियार नहीं, पैसा नहीं है। मज़े की बात यह है कि भाई इख्तियार जो उनके पास है वो भी वो इस्तेमाल नहीं कर रहे, करप्शन की नज़र में हो रहे हैं सारे पैसे। इसी हवाले से बात करते हैं MQM पाकिस्तान के साबिक सरबरा फारूक सत्तार साहब से। बहुत शुक्रिया फारूक भाई हमें वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि कराची में सफाई मुहिम के नाम पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। बशीर कहता है नज़ीर की जिम्मेदारी है, नज़ीर कहता है कि बशीर की जिम्मेदारी, और आपस में दोनों एक दूसरे पे जिम्मेदारियां डाल के कराची के आवाम को मक्खियां खा रही हैं। कौन जिम्मेदार है? सबसे पहली ख़राबी तो ये है कि कराची का सफाई का निज़ाम और दीगर शहरों का भी गालिबन
किसी एक इदारे के पास इसकी जिम्मेदारी नहीं है, ना वो इख्तियार है कि वो सफाई का पूरा निज़ाम जो है वो उसको वो चला सके। तो इसलिए जब कई इदारे, कई शहरी एजेंसियां इस काम पर मामूर होंगी तो फिर किसी से भी जवाबदेही करना मुश्किल हो जाएगा। और इसी का फ़ायदा उठाकर मेयर कराची वसीम अख्तर हों, उनकी DMCs के चेयरमैन हों, क्योंकि उनके पास कुल्ली इख्तियार नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। और फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का महकमा, जिसका काम सेकेंडरी गार्बेज स्टेशन बनाना था, जो गार्बेज ट्रांसफ़र स्टेशन बनाना था, और पूरे कराची के कचरे को वहाँ से जाम चाकरों के लैंडफिल साइट पे पहुँचाना था, तो उन्होंने अपना काम नहीं किया। तो इस तरह वो कचरा जो बाहर जाना चाहिए था वो गलियों मोहल्लों से तो उठता रहा, लेकिन एक मोहल्ले से कचरा उठाया गया वो दूसरे मोहल्ले में डाल दिया गया, फिर एक गली से उठाया गया वो नाले में डाल दिया गया। अच्छा, फिर नाले की सफाई का भी वो नाले मुकम्मल तौर पर मेयर कराची वसीम अख्तर के पास थे, और इस चीज़ से वो अपना दामन नहीं चुरा सकते कि नाले की सफाई की जिम्मेदारी उनकी नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी जान छुड़ाई, गोया कि सूबाई हुकूमत ने कहा हमने 50 करोड़ रुपए दे दिए, लेकिन वो 50 करोड़ रुपए की कोई वीडियो बननी चाहिए थी, किन औकात में, पूरे साल में कब कौन कौन से नाले साफ हुए। अच्छा फारूक साहब, ये बताइएगा, देखिए एक तासुर ये सामने आ रहा है जिसकी भी हमने शफात ने भी बात की, और जो हकीकत नजर आने लग गई कि जो तमाम जमातें हम उनको देखते हैं कि वो ब्लेम गेम ज़्यादा खेल रही हैं, इल्ज़ामात की सियासत ज़्यादा चल रही है, लोगों की फलाह के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। देखिए, अगर इख्तियारात मुनक़सिम होंगे, कोई एक इदारा ज़िम्मेदार नहीं होगा, तो जो लोग बैठे हुए हैं, चाहे वो MQM के हों, पीपल्स पार्टी के हों या PTI के हों, उन तीनों के लिए आसानी को एक दूसरे, वो वफाक में PTI, जहाँ पर MQM का भी हिस्सा है, बल्दियात में MQM है, और सूबे में पीपल्स पार्टी है। तो अब ज़ाहिर है कि बहुत आसान है, और सबके पास इख्तियार है, वफाक के पास भी है। 162 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कितने 6 माह से ज़्यादा का अर्सा हो गया, 8 माह हो गए, एक पैसा अब तक कराची को नहीं मिला 162 अरब के पैकेज में से। 42 अरब रुपए PTI की वफाकी हुकूमत ने अभी बजट में रखे हैं, और ये जो पास हुआ है जून में, जुलाई अगस्त 2 महीने निकल गए, सितंबर शुरू हो रहा है, इन 2 माह में 1 रुपया 42 अरब में से कराची को नहीं मिला। तो पहली बात तो है कि 162 अरब का पैकेज है, तो क्या ये 42 अरब बजट में जो रखे गए उसी में से हैं? तो 162 में से सिर्फ इस साल 42 मिलेंगे, और ये 42 भी ये तो K4 पर जाएंगे या बड़े मंसूबों पर जाएंगे, तो जो 162 अरब के मंसूबे, तो यानी ये कराची वालों के साथ सभी ही खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर PTI ने हिमाकत की और वो भी कूद गई इस सफाई मुहिम में, और ताकि आर्जी फ़ायदे उठाए जा सके, सियासी फ़ायदे, बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी की जाए, उन्होंने भी चंदा मांग लिया। ये बता दें सर कि फिर मसले का हल क्या है, क्या लगता है, कहाँ पे मसले को दबाया जाए? ये तो ज्यूरिस्ट्रिक्शंस तकसीम हुए हैं, KMC है, KDA है, DMCs हैं, सबके पास अपने अपने डोमेन से, कोई मसले का हल नहीं समझ आ रहा। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि तरजीहात में जो भी फंड्स अवेलेबल हैं, नहीं है ज़्यादा, लेकिन जो हैं उनमें जो गटर उबल रहे हैं वो, गलियों और मोहल्लों से जो कचरा उठाना है वो, और बरसाती नाले साफ़ करने। और बरसाती नाले सिर्फ मानसून की पेशगोई महकमा मौसमियात करें तो फिर आप कुछ मशीनों को उतार दें, ये आई वॉश है, लोगों की आंखों में धूल झोंकी जाती है। 50 करोड़ रुपया एक हफ्ते में हड़प कर लिया जाता है। ये 50 करोड़ का सही इस्तेमाल नहीं है, जो अगर सूबाई हुकूमत ने दे भी दिया, ये होना चाहिए कि पहले 6 माह पहले हो, फिर 3 माह पहले। शुक्रिया फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद रात। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है सूबे सिंध के वज़ीर इत्तलात जनाब सईद गनी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया हमें बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि क्या सिचुएशन है इस वक्त कराची में, जैसे कि हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, क्या तैयारी है सर इस हिसाब से सिंध गवर्नमेंट की? अभी तो बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई, रात तो हुई थी कुछ, लेकिन जो बड़ी शाराएँ हैं उनसे पानी साफ़ कर दिया गया है। कहीं कहीं से भी इतलात है कि पानी वहाँ खड़ा है, लेकिन अभी वो काम हो रहा है, और अगर बारिश थोड़ी देर तक नहीं होती
तो वो शाराएँ भी साफ़ हो जाएंगी। लेकिन सरकार साहब, हमने अपने नाज़रीन को भी ऐसे फुटेजेस भी दिखाई हैं जहाँ पर गड़ा पड़ गया है, जहाँ पर एम्बुलेंसेस फंस गई हैं, तो बारिश का पानी ज़्यादा था। मतलब अभी तो ये कहा जा रहा था कि जो तीसरा स्पेल है उसमें ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन ये तीसरा स्पेल भी बर्दाश्त नहीं कर सकी कराची की सड़कें। तो नहीं, मुझे एग्जैक्टली मैंने सच्ची बात नहीं देखा कि कहाँ आपने दिखाया है कि सड़कों पे गड़े होंगे। यकीनन कुछ सड़कें ज़रूर ऐसी हैं जो पुरानी हैं या कुछ पिछली बारिशों की वजह से डैमेज हुई हैं, उसमें पॉसिबिलिटी है इस बात की कि वहाँ कुछ इस किस्म के गड़े पड़ गए हों। लेकिन ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि जब ये बारिशें हो रही होती हैं तो रोडों की रिपेयर का काम नहीं हो सकता है। जब तक ये बारिशें रुकेंगी नहीं तब तक वो रोड जो है वो दोबारा ठीक नहीं हो सकते हैं। तो प्लान हमारा है जैसी बारिशें रुकती हैं, जो रोड डैमेज हुए हैं उनको फौरी तौर पर रिपेयर कर लेंगे। सर ये बताइएगा कि कराची में हम आपसे इस हवाले से काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं, डीएमसीज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, केडीए, केएमसी, ये ज्यूरिसडिक्शंस बहुत तकसीम है, यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड नहीं मिलता। सिंध गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में भी है ये कहीं? शफात, ये कोई पहली दफ़ा की चीज़ नहीं है। देखें, केडीए जो है वो 1957 में बना था। इसी तरह जो मुख्तलिफ दीगर इदारे हैं वो भी मुख्तलिफ औकात में बने, और कोई ऐसा इदारा नहीं है जो अभी पिछले कोई 4, 5, 6 साल या हमारे 11 सालों में बना हो, सिवाय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड। बट सवाल यही है सर कि क्या अगर यूनिफाइड चेन ऑफ कमांड हो तो क्या ये सारे का सारा मामला नहीं हो सकता? मेरे ख्याल में शायद हमारा राब्ता उनसे अभी नहीं हो पा रहा, राब्ता मुनक़ता हो गया, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ये डिस्कशन। और इसके पीछे भी बारिश ही है, क्योंकि बारिश की वजह से जो है वो सिग्नल्स के इश्यूज में बहुत हो रहे हैं। जैसे हमारे सईद फरीद साहब से दोबारा राब्ता होगा तो हमसे बात करेंगे। कल में वज़ीर आज़म सिंध मुराद शाह साहब का भी वो उन्होंने एक बयान दिया था, वो सुन रही थी कि ना ही मेयर की जिम्मेदारी कच्चा उठाना, ना ये ज़िली कोई ऐसी बात करना हमारी, ये पता नहीं क्यों आपस में लड़े। उनका कहना था कि मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अफजल क्यों लड़े, ये तो डीएमसी की जिम्मेदारी है। मतलब अच्छा, फिर ये आपस में लड़ाई किस चीज़ की हो रही थी? मतलब खैर जी, आपको बताते चलें कि ये कराची में जिस कचरे की वजह से यहाँ पर लोग परेशान हैं, लाहौर में एक ऐसा काम किया जा रहा है, एक नहायत ही कामयाब मॉडल जो है वो कचरे के वाले से इंट्रोड्यूस कराया हुआ। आप थोड़ी परेशान हो गए होंगे कि क्या मधिया बात करी। बेसिकली रुबीना शकील नामी एक खातून हैं जो कि शहर भर से कचरा जमा करके उनसे पंजाब में 8 फलाही स्कूल चला रही हैं। और ये करती क्या है, ये कूड़ा फरोख्त करके 5000 बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है। हमारी नुमाइंदा राबिया नूर ने इस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, आपके साथ शेयर करते हैं। कराची में कचरा उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन लाहौर में कचरा चुनकर और उसे बेचकर 5000 से ज़ायद बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। ये प्रोजेक्ट है क्या और इसे पाकिस्तान में बिलखसूस कराची में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, आपको दिखाते हैं। ये कूड़ा जो है इसको ज़ाया ना करो, इसे अपनी ताकत बनाओ। लाहौर की रुबीना शकील शहर के बड़े इलाकों से वबाले जान बनने वाला ये कचरा जमा करवाती हैं और इसका दुरुस्त इस्तेमाल करके लाहौर के 5 स्कूलों समेत पंजाब भर में 8 दर्सगाहें चला रही हैं। इस वक्त हमारा बहुत सा खर्चा इधर से निकल रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि हमने किताबें निकाल ली इसी वेस्ट में से, एक देगची निकाल ली, इसी वेस्ट में से बैठने के लिए शीट निकाल ली है, इसी में से मैं डेकोरेशन का सारा सामान निकाल रही होती हूँ, इसी में से हम कपड़े निकाल रहे होते हैं, और जो बाकी है जो बिल्कुल जी क्लासेस में यूज़ नहीं हो रहा या कहीं यूज़ नहीं हो रहा, फिर हम उसको रिसाइकलिंग तक पहुँचा रहे होते हैं। जैसे कागज़ की रिसाइकलिंग है तो वो एक अलग कंपनी लेके जाएगी, शॉपर बैग के वो अलग से वो गट्ठे बन देते हैं, प्रेस करके उनके वो जलाने के आपके काम आ रहा होता है आगे से। इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो इसको लेके जा रहे होते हैं। लकड़ी है वो उन जगहों में ले जाते हैं जहाँ पे खाना वगैरह पक रहा है और फ्यूल नहीं है तो लकड़ी वहाँ इस्तेमाल करवा रहे होते हैं। तो ये हमने ताकत बना ली है। कूड़ा हमारी इस वक्त एक बहुत बड़ी सोर्स है। अनीला और अदनान ने भी कचरे की कीमत पर चलने वाली इसी दरसगाह से तालीम हासिल की है और आज यहाँ इल्म की शम्मा रोशन कर रहे हैं। मैंने मैट्रिक यहाँ से किया, उसके बाद मैंने मॉडल टाउन कॉलेज से इंटर किया, पंजाब कॉलेज से मैंने बीएससी की और अब मैंने एमएससी में आकर एडमिशन लेना है अभी, और मैं दोबारा से इसी स्कूल में आकर पढ़ा रही हूँ। यहाँ पर आकर मैं मुफ्त तालीम पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जिस तरह मैंने यहाँ से पढ़ा है उसी तरह मैं आगे यहाँ पर बच्चों को मुफ्त पढ़ाना चाहता हूँ और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। 3 + 2 = 5।
कचरे को जमा करके अगर सही ठिकाने पर पहुंचा दिए जाने से मासूम बच्चे मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं तो क्या नहीं हो सकता। कैमरामैन शहबाज रशीद खान के साथ राबिया नूर, ARY न्यूज़, लाहौर। मैं इतनी राबिया वेल्डन, आपने इतनी ज़बरदस्त जो है वो रिपोर्ट बनाई और आपने हमें इतनी अच्छी खातून से मुलाकात करें जितने अच्छे कॉज के लिए काम करें। कराची का अगर कचरा यूँ बेचा जाए तो पता नहीं कितने बच्चे बढ़ जाएंगे। रिसाइकलिंग काम कर रही है और एक बाकायदा मुनज़्ज़म बिजनेस है ये कराची में, बट मसला उस गार्बेज का है जो डिकम्पोज होता है और बीमारियां फैलाता है। तो बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बाखबर सवेरा का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और अब आपको लिए चलते हैं कोयटा। जी, कोयटा की ज़मीन धंस रही है। मुख्तलिफ स्कूलों और सरकारी इमारतों की दीवारों में दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं, जिससे कोई भी नाखुशगवार वाक़या आपको मालूम है कि पेश आ सकता है। और सेटेलाइट से जो सबूत मिले हैं उसके मुताबिक तो वाटर टेबल 3 से 4 मीटर फी साल जो है वो नीचे जा रहा है। और माहिरीन ये कहते हैं कि ना सिर्फ कोयटा बल्कि पशीन, कराबदुल्ला, मस्तोंग, खलात के शहरियों पर भी अब ख़तरा मंडला रहा है। जबकि सिर्फ 7 साल में 56 सेंटीमीटर ज़मीन नीचे जा चुकी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर दीन मोहम्मद साहब, जो कि माहिर अर्जियात और माहौलियात हैं। सर, बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सर, ये बताइएगा कि ये वाटर टेबल जो बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा है, ये सिर्फ कोयटा का नहीं बाकी शहरों का भी मसला है, लेकिन कोयटा में इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। क्या असरात सामने आ रहे हैं सर? इस लाख की आबादी में 3-4 हज़ार ट्यूबवेल इस वक्त इस छोटे से कोयटा वैली में लगी है, जिसकी वजह से हमने 200-300 फुट पानी निकाल दिया है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर और ज़मीन के सतह के ऊपर इसके बड़े ख़तरनाक असरात नमूदार होने शुरू हो गए हैं। अब हमने 2006 से लेकर के अब तक ये कोयटा वैली जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा नीचे धंस गई है, जिसके नतीजे में बिल्डिंग्स में बहुत बड़े बड़े क्रैक्स और ज़मीन के अंदर दरारें पैदा होना शुरू हो गई हैं। और ये सिलसिला बहुत ख़तरनाक हद तक इस वक्त पहुंचा हुआ है। पानी तकरीबन 1 मीटर से लेकर के 3 मीटर सालाना वाटर टेबल नीचे जा रही है। और कुछ डेप्थ के बाद यानी 1200 फुट के बाद कोयटा में पानी। अच्छा, साहब ये बताइएगा कि क्या ये सूरत हाल सिर्फ कोयटा की या फिर बलूचिस्तान के और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि इससे मुतासर हो सकते हैं? कोयटा के अलावा मस्तूंग, कानक वैली है, मस्तूंग वैली है, किला अब्दुल्ला डिस्ट्रिक्ट है, पशीन डिस्ट्रिक्ट है, हुरमज़ई, तो गुलिस्तान और हुरमज़ई और कुलक के इलाके सारे इस फिनोमेना से मुतासर हो रहे हैं। और वहाँ पर भी बहुत सारे इलाकों में ज़मीन के अंदर दरारें पैदा हो गई है और घरों को शदीद नुकसान पहुँचा। ये सारे इलाके बता रहे हैं, ये सब के सब एक एक्टिव फॉल्ट लाइन पे मौजूद है। ख़ुद कोयटा शहर पूरे का पूरा एक एक्टिव फॉल्ट लाइन पे मौजूद है। अब इस सारे प्रोसीजर में ज़मीन, जैसे कि आपने ख़ुद बताया कि 2006 से अब तक कोयटा वैली 1 मीटर नीचे जा चुकी है। इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी है? और अगर इस प्रोसेस को नहीं कंट्रोल किया जा सकता तो फिर ज़ेर ज़मीन पानी के हवाले से बताइएगा कि उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ट्यूबवेल्स के ज़रिए तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का कोई तस्वर नहीं आता। हुकूमत को बहुत पहले इसके लिए इक़दाम करने चाहिए थी। पिछले 15-20 साल से ये हम सुन रहे हैं कि मैंगरी डैम से पानी को यहाँ कोयटा में लाया जाएगा, पटफीडर कैनाल से पानी को लाया जाएगा, गाज़ा बंद बना करके उससे पानी यहाँ पे लाया जाएगा। मगर 15-20 साल से ये प्रोजेक्ट्स बजट तो खा रही है, मगर पानी एक बूंद अभी तक कोयटा वैली में नहीं आई। और जो पानी बच चुकी है अभी भी नीचे, उसको निकालने पे हम तुले हुए हैं। और इसकी 5-6 साल के बाद आपको कोयटा में पानी बिल्कुल नहीं मिलेगी।
तो कोयटा वालों को यहाँ से माइग्रेट होना पड़ेगा। कोयटा वालों को यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। ये एक नहायत ही खौफनाक सूरत हाल है शफात जो मुझे बता रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा रीज़न हमारे ट्यूब वेल्स हैं, क्योंकि अब से कुछ अर्सा पहले जब तक ट्यूब वेल्स नहीं थे तब तक ओपन वेल्स होते थे और जब उसमें से लोगों को ज़रूरत होती थी तो पानी निकालते थे और बारिश में वो कुएं दोबारा रिचार्ज हो जाते थे। बट ट्यूब वेल्स में ग्राउंड वाटर रिचार्ज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और प्लस जब हम बात करते हैं 1200 फुट से पानी निकालना या 1300 फुट तो उधर तक पानी पहुँच ही नहीं पाता, विच इज़ अ वेरी स्केरी सिचुएशन और इसको डेफिनेटली बड़े सीरियसली लेना चाहिए, अदरवाइज कोयटा वैली को बड़े शदीद खतरा आता है। बिल्कुल खैर जी, मूविंग ऑन और अब बात करेंगे बरतानिया के हवाले से। मलिका बरतानिया ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन जो हैं उनकी दरख्वास्त पर 5 हफ्तों के लिए जो बरतानवी पार्लियामेंट है इसका सेशन मुअत्तल करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने मलिका बरतानिया से 11 सितंबर से शुरू होने वाली बरतानवी पार्लियामेंट सेशन को मुअत्तल करने की दरख्वास्त की थी और कहा था कि मलिका पार्लियामेंट से अपना खिताब जो है वो 14 अक्टूबर तक जो है वो मौखर कर दें और इसकी वजह जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लंदन में वाई न्यूज़ के नुमाइंदे फरीद कुरैशी। फरीद, ऐसी क्या वजह थी कि बरतानवी वज़ीर आज़म को ये हतमी कदम उठाना पड़ा? बरतानवी तारीख में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और मलिका एलिज़ाबेथ दोम ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की दरख्वास्त पर पार्लियामेंट मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। मलिका की तरफ से मंजूरी के बाद सितंबर के दूसरे हफ्ते में पार्लियामेंट मुअत्तल कर दी जाएगी और 5 हफ्तों के बाद यानी 14 अक्टूबर को मलिका बरतानिया पार्लियामेंट से खिताब करेंगी। अपोजिशन रहनुमा जेरेमी कोर्बन ने हुकूमती फैसले को जमहूरियत के लिए ख़तरा करार दिया है और मलिका एलिज़ाबेथ से फौरी इजलास तलब करने की दरख्वास्त की है। इसके साथ साथ बरतानवी पार्लियामेंट के स्पीकर ने भी पार्लियामेंट की मुअत्तली को गैर जमहूरी अमल करार दिया है। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने अपने इस फैसले के दिफा में कहा है कि पार्लियामेंट मुअत्तली का फैसला ज़रूरी था क्योंकि उनकी हुकूमत को आइंदा का लाए अमल तैयार करना है। ताहम जो सियासी मुबस्सिरीन हैं उनका कहना है कि चूँकि अपोजिशन जमातों ने तैयारी कर रखी थी कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद जो ही पार्लियामेंट दोबारा से खुलेगी तो पार्लियामेंट में बिल पेश करेंगे और कानून पास करवा कर हुकूमत के हाथ बांध देंगे ताकि यूरोप से बगैर डील के इनखिलाफ मुमकिन ना हो सके और इस सूरत हाल से बचने के लिए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मलिका से पार्लियामेंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त दी है। अब आने वाला हफ्ता इंतहाई अहम है और ये बरतानवी सियासत जो है ये कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है। इस बात का इम्कान भी है कि एक बरतानिया के अंदर दोबारा से नए जनरल इलेक्शन हों और नई मुंतखब होने वाली हुकूमत ब्रेग्जिट का असर नो जायज़ा लेने के बाद यूरोप से बरतानिया के इनखला का और बरतानिया के मुस्तकबिल का फैसला करे और 3 साल से जारी इस सियासी कशमकश और बेयकीनी का बहुत बहुत शुक्रिया फरसाद मौजूद थे और आपको लंदन से सीधा लिए चलते हैं इटली। जी, इटली के जजीरे स्ट्रॉम्बोली में आतिश फिशा पहाड़ फट पड़ा है और यहाँ पर इस जजीरे पर जो मौजूद लोग थे उनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक आतिश फिशा पहाड़ के फटने के वक्त उस जजीरे पर मौजूद लोगों ने आसमान पर उभरते हुए स्याह बादलों और उड़ती हुई चिंगारियों को देखा जिससे पूरे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं जिस तरह से धुएं का बादल समंदर में तैरता हुआ आ रहा है इसको पायरोकास्टिक फ्लूइड कहते हैं जो कि जिसकी वजह से आतिशफ़िशां इतने ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जिस जजीरे की बात की जा रही है स्ट्रॉम्बोली, ये सिसिली के शुमाल में वाक़ है और इटली में मौजूद जो 3 एक्टिव वोल्केनोज़ हैं उसमें से ये एक है और ये कल सयाहों की मौजूदगी में सबकी आंखों के सामने फट पड़ा। अच्छी बात है कि कम से कम कोई जानी नुकसान इसमें अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ। उससे भी कहते अच्छी बात है कि उनको बाहिफाजत जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, टूरिस्ट थे जो वहाँ पे रहने वाले जजीरे के लोग जो रहने वाले थे उनको निकाल लिया गया। खैर जी, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम लोग जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते आप लोग में जाएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक और ब्रेक के बाद आप फौरी लिए चलते हैं इस्लामाबाद जहाँ पर मुर्शिद ख़जाना हफीज़ शेख साहब एक तकरीब से खिताब कर रहे हैं। We have a leadership, our Prime Minister, who is motivated with transparency and good government. And I can assure you, if you come here, you will find a level playing field. There will be nobody putting their hand in your pocket. And I think you will begin to feel very comfortable doing business and benefiting from the tremendous opportunities that are here in virtually any sector of the economy. So we welcome you. The last thing I want to say is that this meeting is timely. The topic is very important and very interesting.
and the right set of people are here. But I'll be honest that sometimes I find that these meetings with all the potential do not fulfill that, because the structure of the meetings might sometimes be too rigid, and people are subjected to boring speeches whole day, and then they eat dinner and go away. Okay, and maybe do a little bit of shopping, which I hope you will, because the economy needs for you. बड़ा खुशगवार मूड में मुशीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ शेख साहब, और देखते हैं कि शायद कोई इंपॉर्टेंट ऐलान भी इसमें है। हम नज़र रखे हुए हैं, जैसे कोई ताज़ा तरीन खबर आती है हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे भी पहले हम आपके साथ एक अच्छी खबर शेयर करते चलें, और वो खबर आ रही है जनाब इस्लामाबाद से। जी, और वो खबर ये है कि महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ों को कंट्रोल करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम इक़दामात का हुक्म दे दिया है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, और ऐसा मरबूत निज़ाम वज़े किया जाएगा जिसकी बदौलत गरीब अवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ ना आए। महंगाई पर होने वाले इजलास में फैसला ये किया गया कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर काबू पाने के हवाले से टास्क फोर्स में ताजरों और मैन्युफैक्चरर्स के नुमाइंदगान को भी शामिल किया जाए। आटा, घी, टमाटर, दालें और दीगर अशिया की कीमतों का जायजा लिया गया। रोटी की कीमत को बरकरार रखने के हवाले से नान भाई एसोसिएशन के तहफ़्फ़ुज़ात से इजलास को आगाह किया गया। कीमतों में गैर मामूली इजाफे पर काबू पाने के लिए एक वेब पोर्टल का इजरा भी किया, जिसके तहत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म ने मंडियों में नीलामी के अमल को शफाफ बनाने के हवाले से एक मरबूत हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शर्जील गोपलानी, जो कि सदर हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया सर बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि हुकूमत मान रही है कि डॉलर में इजाफा हुआ है, डॉलर की कीमत की वजह से महंगाई हुई है, लेकिन मार्केट में तासुर ये है कि हर शख्स के पास मनमानी है। एक चीज़ एक दुकान पे 2500 रुपए की मिल रही है, दूसरी दुकान पे 3500 रुपए की मिल रही है। आपको क्या लगता है कि ये मनमानी कीमतों का रुझान किस हद तक दुरुस्त है? इस वक्त जो मार्केट में सूरत हाल है, डॉलर की जो बात आपने की कि ये बात सबको पता है कि डॉलर की वजह से मार्केट में कीमतों का इम्पेक्ट आया हुआ है। अब जो कीमतों का इम्पेक्ट आ रहा है, जैसे हमारे पास हम दाल चना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो अगर हमारा माल जो हमने डॉलर में ख़रीदा है तो मार्केट में जिस वक्त आता है तो डॉलर का फ्लक्चुएशन की वजह से उसका रेट अप डाउन हो रहा है। इस वक्त पोजीशन ये है कि अगर हम तुर्की से जो सफ़ेद चना हम मंगा रहे हैं उसकी हमारी लैंडिंग कॉस्ट इस वक्त 103 रुपये पर किलो पड़ रही है, और आप यकीन करेंगे इस वक्त मार्केट में वो माल 98 रुपये किलो बिक रहा है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया से काला चना हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी लैंडिंग कॉस्ट 95-96 रुपये किलो है, और वो 98 रुपये किलो बिक रहा है। ठीक है, तो दुकानदार तो अपना एक नॉमिनल से प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहा है। ये इम्पैक्ट बहुत गलत है। अगर कोई ये बात समझ रहा है कि दुकानदार अपनी मनमानी कर रहा है, रुपये में कोई 1-2%, 3% कोई दुकानदार ऐसे हों जिसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन अगर आप देखें तो होलसेल मार्केट में इस तरीके की कोई मामला नहीं है कि वो अपने। अच्छा, होलसेल मार्केट में कह रही कैसी कोई मार्केट? ये बताएगा कि हुकूमत की जानिब से महंगी चीज़ें, जो महंगी अशिया बेच रहे हैं, उनके खिलाफ अगर क्रैकडाउन किया गया तो फिर क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, हुकूमत को मेरा मशवरा ये है, हुकूमत वक्त को, कि ऐसी कोई किसी किस्म का इकदाम ना करें जिससे मार्केट में अनसर्टनेस फैले। इस वक्त ग्रोसरी मार्केट वैसे ही जवाल पजीर हैं और अनाज की मार्केट जवाल पजीर हैं। इस वक्त मार्केट्स के हालात अच्छे नहीं हैं। हुकूमत के इस इकदाम की वजह से आवाम का भी नुकसान होगा, ताजरों का भी नुकसान होगा, हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ताजरों को नुकसान होगा, हुकूमत को नुकसान होगा। ठीक है, पॉइंट वेल टेकन। ये बताइए कि मसनूई तौर पर जो रिटेलर एंड पे महंगाई की जा रही है, आप कह रहे हैं कि होलसेल पे ऐसा इम्पैक्ट नहीं है, मान लेते हैं, लेकिन रिटेलर एंड पे जो महंगाई की जा रही है उसको रोकने के लिए आप लोगों की जानिब से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? क्योंकि इस सारे प्रोसीजर से बदनाम तो ताजर कम्युनिटी हो रही है। देखिए, हमारी जानिब से तो इस वक्त ये पोजीशन है कि इस वक्त मसनूई महंगाई बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त चावल की बम्पर क्रॉप हुई है, 48 रुपये से लेके 54 रुपये में ED6 इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है, और नई क्रॉप आ रही है। और ये तमाम जितना भी ED6 इस वक्त मार्केट में आएगा वो हमारे पास एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर हैं, ये सारा माल एक्सपोर्ट होना है। इस तरीके से बासमती जो है 11-21 हम इस वक्त 130 से 140 रुपये किलो ले रहे हैं, ये भी इस वक्त एक्सपोर्ट पे जा रहा है। तो इस वक्त मार्केट में कोई मसनूई बहरान होने की पोजीशन इस वक्त हमें नज़र नहीं आ रही, ना मसनूई बहरान का कोई खदशा है। अगर कोई ये बात है अफवाहें फैला रहा है तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि इन अफवाहों पर कान ना धरे।
बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मौजूद थे कराची ताजिर इत्तेहाद के सदर, जो कि बता रहे थे कि ग्रोसरी मार्केट ओवरऑल, यानी अनाज और गले से मुतालिक जो मार्केट है वो ओवरऑल ज़रा जवाल का शिकार है। अगर हुकूमत उस पर क्रैक डाउन करती है और महंगाई ग्राम फरोशों को पकड़ती है तो उससे मार्केट में अनसर्टेनिटी फैलेगी, ऐसा कहना था ताजिर इत्तेहाद का। है जी। अब ज़रा मूविंग ऑन, आपको सुना तो आपने ही कहावत सुनी हुई है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो ये मिसाल बिल्कुल सही साबित हुई है। पटवारी की करप्शन बेनकाब करना टीम ARY न्यूज़ का जुर्म बन गया। और ARY के जी सर, पटवारी मतलब जो है ये एक प्रोफेशन था। एग्जैक्टली ये प्रोफेशन है, ये आप उसको कुछ और मत समझेगा। ARY के प्रोग्राम सरेआम में बासर पटवारी को रिश्वत लेते दिखाया गया था और बासर पटवारी ने शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा नुमाइंदा ARY सुहेल किया और जो टीम सरेआम है उनके खिलाफ पर्चा कटवा दिया। रिश्वत लेते और करप्शन करते क्यों दिखाया, करप्शन बेनकाब करना जुर्म करार, बासर पटवारी की चोरी और सीना जोरी। पुलिस ने भी टीम सरेआम और नुमाइंदा ARY न्यूज़ सुहेल कलिया के खिलाफ पर्चा काट दिया। बौखलाहट का शिकार पुलिस ने पर्चा इतनी जल्दी में दर्ज किया कि FIR की तारीख भी 28 के बजाय 29 अगस्त लिख डाली। जराये के मुताबिक बासर पटवारी जाहिद ढड्डी के इलाके में सियासी असर और रसूख है। जाहिद ढड्डी का भाई मिंचनाबाद का सदर और दूसरा रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर है। मुलजिम के बजाय सबूत दिखाने वाले के खिलाफ FIR काटने पर तर्जुमान पुलिस बहावल नगर काशिफ कामरान ने जवाज घड़ा कि अदालती अहकामात पर कार्रवाई कर रहे हैं। ये मामला कोर्ट में चल रहा था, ये कोर्ट से हमें ऑर्डर आए हैं, उसके मुताबिक अभी FIR अभी इसकी तफ्तीश नहीं हुई है। तफ्तीश हम मेरिट पे करेंगे, कोई किसी को कोई दबाव नहीं होगा। प्रोग्राम सरेआम के एंकर इकरारुल हसन कहते हैं कार्रवाई मेरिट पर करें, लेकिन FIR भी मेरिट पर दर्ज करते। एविडेंस मौजूद होने के बावजूद उस पटवारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मिनट में एंटी करप्शन शामिल थी, मजिस्ट्रेट साहब के साथ ये रेड की गई। उस रेड को डकैती का नाम देकर बाकायदा FIR दर्ज कर दी गई है। जब आपने FIR ही मेरिट के खिलाफ दर्ज किए तो हम क्या मेरिट तवक्को कर सकते हैं। तर्जुमान वजीर आला पंजाब शहबाज गिल कहते हैं बाकी की तफ्तीश करेंगे। ऐसा कोई भी अमल नहीं होना चाहिए और ना होगा जो कानून के खिलाफ है या जिसमें आपकी जो आजादाना सहाफती जो जिम्मेदारियां उसको पूरे करने में कोई भी खलल हो रहा हो। ऐसी कोई चीज ना तो हमारी हुकूमत को काबिल कबूल है और ना ही कबूल करेगी। कानून के मुताबिक इसकी कार्रवाई। ARY के प्रोग्राम सरेआम में बासर पटवारी जाहिद ढड्डी को रिश्वत लेते दिखाया गया था। एंटी करप्शन का अमला और मजिस्ट्रेट भी टीम सरेआम के हमरा थे। तो जनाब ये जो वाक़या है ये आपके सामने हम जैसे जैसे इस पर अपडेट होती रहेगी हम लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इकरार से इस हवाले से ज़रा एक डिटेल मौक़िफ़ भी लें उनका और जाने कि ये क्यों होता है कि जब भी कोई इस किस्म का काम होता है उल्टा ARY की टीम के खिलाफ पर्चा काट दिया जाता है। ये लोग कितने ताकतवर हैं और बाजी नहीं आती है जी। जरा माहौल नहीं एंजॉय, माहौल हम इंजॉय कम करते हैं और हम इंजॉय ही ज़्यादा करते हैं कि जी हम अपनी इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दें तो हम अपनी पिक्चर्स के थ्रू इंजॉय कर रहे थे बजाय कि जो सामने मनाजर है उसको इंजॉय करें। ये क्या होता जा रहा है? ये नई नस्ल है जनाब जिसको अब मनाजर से ज़्यादा व्लॉग में दिलचस्पी है, तो वो अपना व्लॉग बना रहे होते हैं, अपनी स्टोरियाँ बना रहे होते हैं। ये खैर अब ख़वातीन हज़रात चलता रहेगा। एक और ख़बर भी शामिल करते चलें अगर मेरे पास वक्त है, क्योंकि ये खबर बहुत ज़रूरी है। और वो खबर है ख़वातीन हज़रात के वो बच्चे जो अपने स्कूल के मैचेस के दौरान अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने नाना को, अपने दादा को, अपनी दादी को साथ ले जाए, तो होता क्या है वो ये वीडियो ज़रूर देख लें जाता है। हाँ। और वो कहता है यार अगर ये लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करें तो मुझे बेहतर खेल का मुजाहरा करना है। ख़वातीन हज़रात इस तरह से कैमरा घुमाते हैं, उस तरफ देखते हैं, वहाँ ज़रा हेडलाइंस चल रही है। हेडलाइन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बाखबर सवेरा का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और मैं हूँ शफात अली और मेरे साथ मौजूद हैं मदीहा नकवी। जी सिर्फ आप लोगों को एक रिकॉल कराने के लिए था कि आप लोग ज़रा अपने आप को रिफ़्रेश कर लें और ज़रा ताज़ादम हो जाएं, क्योंकि अब हम दाखिल हो चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में। और इस हिस्से में क्या कुछ है आपके सामने बहुत कुछ शेयर करने को है। जैसे कि एक तो हम आपके साथ एक बड़ी डिस्कशन शेयर करेंगे कि मुल्क में 5G का तजर्बा हो चुका है, मीडिया बदलने वाला है, आपका सारा टेलीविज़न बदलने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। और चाइना में कह रहे कि साढ़े नाल रवोगे तो ऐश करो
साथ ही आज हम आपको बताएंगे कि कल जैसे कि दिन 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ऐलान कर चुके हैं कि हम कश्मीर के साथ एक इज़हार यकजहती के तौर पे हम अपना उसका इजहार करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर के इस कॉज को हम बिल्कुल सपोर्ट करते हैं और हम भी 12 बजे बिल्कुल एहतजाज करेंगे और ये मुल्क के एहतजाजों का जितना बड़ा एहतजाज होगा उतनी ही बड़ी आवाज़ जो है ये बैनुल-अक़वामी दुनिया तक जाएगी। इन तमाम तो चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन चलिए टॉप स्टोरीज देख लेते हैं कि क्या है। सबसे पहले बात करेंगे मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम की। मकबूजा कश्मीर में भारत की जालिम फौज ने पत्थर मारने के इल्ज़ाम में 4000 से ज़ायद कश्मीरियों को हिरासत में ले लिया है। गिरफ्तार किए जाने वाले शहरियों में ताजिर, असातिज़ा, कारकुनान और मकामी सियासतदान शामिल हैं। फ्रांसीसी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वादी में मुसलसल 25 रोज से कर्फ्यू के बावजूद 500 मुजाहरे किए गए और शहरियों की जानिब से भारत की जानिब से मकबूजा वादी की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने के खिलाफ कर्फ्यू को तोड़ते हुए भरपूर एहतजाज किया गया। मुल्क भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए कल एहतजाज किया जाएगा, जिसमें वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इज़हार यकजहती के इब्तिदाई प्रोग्राम की मंजूरी दी गई और जुमे को वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने इज्तिमा होगा। इमरान खान इसकी क़यादत करेंगे और मुल्क भर में जुमे को 12 से 12:30 बजे तक तमाम ट्रैफिक रोक दी जाएगी। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर के मुताबिक कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के मौजू को यौम दिफा की तकरीबात का हिस्सा बनाया जाएगा। मरकजी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में रात के बजाय दिन में मुनक्किद होगी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने वजीर आज़म इमरान खान की कॉल पर जुमे को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मज़ार क़ायद जाने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कश्मीरी अवाम इत्मीनान रखें, वजीर आज़म उनका मुकदमा ठोस अंदाज में लड़ रहे हैं। फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से मुतालिक हतमी फ़ैसला नहीं हुआ, फ़ैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। मकबूजा कश्मीर की जो पुलिस है तावन करने से कतरा रही है। बहुत बड़ा उन्होंने फैसला किया है कि पुलिस को उनसे असला वापस लेने का फैसला किया है। पुलिस की और पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनके आपस में क्लैशेस हुए। कश्मीरियों को ये इत्मीनान होना चाहिए कि इमरान खान साहब इंशाअल्लाह उनका जो मुकदमा है बड़े ठोस अंदाज में इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखेंगे। इसके अलावा सिफारती सतह पर भी मुसलसल जो बातचीत है वो की जा रही है और हॉटलाइन जो है उसके थ्रू भी रब्ते किए जा रहे हैं। जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अभी जिस हवाले से हमने बात की, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा और सिफारतकार तस्नीम असलम। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का कि आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने एक बार फिर से भारत पर मसला कश्मीर के हवाले से बातचीत करने के लिए ज़ोर दिया है। क्या समझती हैं कि आलमी सतह पर कश्मीर के मसले की गूंज जो है वो सिफारती सतह पर एक बड़ी कामयाबी आप उसको देखती हैं? UN सेक्रेटरी जनरल से हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि क्योंकि ये एक UN सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडा पे एक डिस्प्यूट है और इस तरह ये UN सेक्रेटरी जनरल और सिक्योरिटी काउंसिल की ज़िम्मेदारी है कि वो इसको रिज़ॉल्व करवाएं। सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया बायलैटरली कर लें। उनको बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि इंडिया बायलैटरली जब वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से उनसे ये सवाल किया जाता है तो इंडिया कहता है कि हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरली डिस्कस करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो कहते हैं नहीं ये हमारा इंटरनल मैटर है। अब तो खैर RSS इन्फ्लुएंस BJP गवर्नमेंट जो है ये तो बड़े ओपनली कह रहे हैं कि नहीं अब तो हम मसला ख़त्म हो गया, हमने इसको एनेक्स कर लिया और इसलिए UN सेक्रेटरी जनरल की सिर्फ ये स्टेटमेंट काफ़ी नहीं है, उनको इससे ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल अदा करना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें रोल अदा करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम ये मामला सिफारतकारी के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सिफारतकारी के मुहाज पे मौसर इक़दाम कैसे कर सकता है कि इंडिया पे उसका एटलीस्ट एक प्रेशर पड़ सके और वो इस हवाले से कुछ प्रेशर कंटेन भी करे? अभी ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेशन भी होने वाला है, फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाएंगे, उसको एड्रेस करेंगे। फिर बहुत से यहाँ पे एक तो इसका लॉन्ग टर्म जो रहा है डिस्प्यूट है UN सिक्योरिटी काउंसिल एजेंडा पे है,
वो है कश्मीरियों का राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। फिर एक बहुत सीरियस इसकी डायमेंशन है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। 1 लाख के करीब कश्मीरी इंडिया ने कत्ल करके दफन कर दिए हैं। मैस ग्रेव्स वहाँ मिल रही हैं। लोगों को सिस्टमेटिकली अंधा किया जा रहा है पैलेट गन से। और उसकी लीगैलिटी क्या है? इंडिया तो अब बड़े उससे उनके आज गवर्नर की स्टेटमेंट है एडमिटिंग कि वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम बड़ी एहतियात से करते हैं और लोगों का अपर बॉडी में या फेस पे या हेड पे नहीं करते। अगर इतनी एहतियात की जा रही है तो इतने लोगों की आंखें कैसे ज़ाया हो रही हैं, लोगों के सरों में इतनी गोलियां कैसे लॉज्ड हैं? तो वो तो एक सेल्फ एविडेंट चीज़ है। तो इन चीज़ों को हमें और पाकिस्तानी डायस्पोरा और कश्मीरी पर्टिकुलरली डायस्पोरा को और वो लोग जो जिनका ज़मीर ज़िंदा है उनको इस पे और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है। और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को और पाकिस्तानी कश्मीरी डायस्पोरा को जिन मुल्कों में वो रहते हैं वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करने की ज़रूरत है ताकि हुकूमतें अपनी थोड़ी सी पॉलिसी ताकि हुकूमत अपनी पॉलिसी जो है चेंज ज़रूर करें। और इसी वाले से बात करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हुर्रियत रहनुमा शमीम चौल। बहुत शुक्रिया शमीम साहिबा आपका बाखबर सवेरा से बात करने के लिए। ये कहेगा कि हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में कल के दिन इंशाल्लाह एहतजाज होने जा रहा है, आप उस एहतजाज को कैसे देखती हैं और क्या समझती हैं कि आलमी सतह पर कश्मीर के मसले को उजागर करने में ये जो एहतजाज हम करने जा रहे हैं किस हद तक मददगार साबित होगा? जितने भी सफारती लेवल पर इक़दाम किए हैं या नेशनल लेवल पर जितने भी उन्होंने ऐलानात किए हैं, मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो क़यादत यहाँ पर मौजूद है वो इसको वेलकम करती है। और हम समझते हैं कि पाकिस्तानी आवाम को हर वक्त तैयार रहने के लिए जो टास्क दिया गया है ये बहुत ही अहसन कदम है। इसके साथ साथ जो सफारती महाज पर जो हमें एग्रेसिव डिप्लोमेसी करनी है उसके लिए ज़रूरी है कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर न्यूयॉर्क जाएंगे या उनको जेनीवा ह्यूमन राइट्स काउंसिल के लिए भी वो भी अटेंड करना है तो उसकी भरपूर तैयारी हो, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा कुछ इंटरनेशनली जो रिकॉर्ड किया गया है मटेरियल वो इतना हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ है कि किसी भी अगर हम कहते हैं कि ऐसी जे में जाना है वो इतना कंप्रहेंसिव होना चाहिए, इतना कंप्लीट होना चाहिए और इसकी इतनी मशावरत अच्छी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर। ये बताइएगा मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से जो सूरत हाल है वो इंतहाई गंभीर है। आपको क्या लगता है कि आलमी सतह पर जो हक़ाइक़ हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है कश्मीर की, वो कैसे सामने लाई जाएगी? क्या मज़ीद कुछ करना पड़ेगा उसके लिए? असल में भारत का जो प्लान है वो जेनोसाइड, वो ऐसी जेनोसाइड करना चाहता है जिसमें हमारी 4th जनरेशन में पाकिस्तानी आवाम और इंटरनेशनल कम्युनिटी को पाकिस्तानी मीडिया के ज़रिए बात पहुंचाना चाहती हूँ। जो हमारी 4th जनरेशन है जो अभी दुनिया में नहीं आई है, हज़ारों बच्चे इस दौरान जिनको पैदा होना था उनकी माएँ घरों में पड़ी है और अबॉर्शन्स हो रहे हैं और बच्चे ज़ाया हो रहे हैं। वो मौत ज़िंदगी कश्मीर खुद भी है और ये भारत इस वक्त इस तरह से भी कश्मीर को कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहता है। इसके साथ साथ हम ये बार बार कह रहे हैं कि अक़वाम आलम की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि मसले कश्मीर एक गारंटीड मसला है जिसके फ़रीक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर और उसके साथ बैनुल-अक़वामी करारदादें हैं। ये अक़वाम आलम के साथ UN की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो आगे आए और फ़ाल किरदार अदा करे और वो जो करारदादें जिनके ज़रिए कश्मीरियों को ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए हल करना चाहिए था, वो मसला हल करने के लिए अपना कलीदी रोल अदा करें। बहुत बहुत शमीम शाल जो कि हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद थी, बता रही थी कि किस तरह से अब मसला कश्मीर को एक नई डायमेंशन देने की ज़रूरत है और ये मामला जो कि जिस तरह मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको दुनिया भर के सामने लाना पड़ेगा। जी, आपको हम लिए चलते हैं पीर महल, जहाँ पर एक तकरीब हुई जिसमें इजहार यकजहती किया गया पाक फ़ौज के साथ और कश्मीरी बहन भाइयों के साथ। और इस तकरीब का अहवाल हमें बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खालिद। पीर महल के निजी तालीमी अदारे में पाक फौज से इजहार मोहब्बत और कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब का इनाकात किया गया, जिसमें बच्चों और वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की।
बच्चों ने अपने अपने अंदाज में कश्मीर पर भारत के गासबाना कब्जे के खात्मे का मुतालबा किया। गर्दन को मेरी काट कर खुश है मेरा गनीम, अरे उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। फ़ौज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाना बहुत ज़रूरी है, चूँकि वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है और इस वक्त ज़रूरत समर की है कि कौम यकजान हो जाए। अपने बच्चों की पाक फौज से मोहब्बत और कश्मीरियों से इज़हार यकजहती इस बात की नवीद है कि कश्मीर बहुत जल्द पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कैमरामैन नवीद महमूद के साथ मोहम्मद खालिद MK, ARY न्यूज़, पीर महल। ताज़ा तरीन खबर शामिल करते चलें इस्लामाबाद से, जहां एहतसाब अदालत में LNG स्कैंडल की समाअत हुई है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। LNG टर्मिनल 1 से मुताल्लिक तफ्तीश करनी है, रिमांड दिया जाए, दरख्वास्त थी प्रोसिक्यूटर नैब की। आपको फिर से बताते चलें कि इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत में LNG केस की समाअत हुई है, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया है। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी और साथ में प्रोसिक्यूटर नैब ने दरख्वास्त की थी कि LNG टर्मिनल 1 से मुताल्लिक तफ्तीश करनी है। LNG केस जैसे कि काफ़ी अरसे से ज़ेर बहस है और अब इसमें जैसे मज़ीद डेवलपमेंट होगी सामने लाते रहेंगे आपके पास। फ़िलहाल बात करते हैं एक ऐसे इक़दाम की जिसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और सनतकार तबका है उसमें अच्छी खासी खुशी की लहर है, और वो बात है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सनतकारों को गैस के हवाले से एक रिलीफ देने की तैयारी कर ली है। गैस कीमत में 208 अरब रुपए के जो वाजिबात थे वो ख़त्म किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 11 बरस में सनतकारों पर गैस के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ये रकम वाजिबुल अदा है और पंजाब में किसानों की जानिब से तो रकम सनतकारों को जमा कराई गई, लेकिन वो इन मामलात को अदालतों में लेकर गए। रिपोर्ट के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सब कमेटी इजलास में डायरेक्टर जनरल गैस का कहना था कि गुज़िश्ता 38 बरस के वाजिबात को ख़त्म किया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर सनतकारों को कराची में फ़ायदा होगा। हुकूमत की जानिब से इस हवाले से ऑर्डिनेंस भी जारी किए जाने का इम्कान है और इसी वाले से हम बात करते हैं सनतकार खालिद तवाब से। खालिद तवाब साहब, ये बताइएगा कि वाजिबात ख़त्म होने से सनतकारों को आप क्या देखते हैं कि कितना फ़ायदा होगा? देखिए, ये जो GIDC चार्जेस थे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लगाए हुए थे फॉर गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए चार्जेस लगाए थे, और इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को इस पर बड़ा एतराज़ था कि आप एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके लिए इस किस्म की चार्जेस हमसे एडवांस में लेना कोई सिलसिला नहीं बनता। इसलिए लोगों ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने और तमाम बाकी सेक्टर्स ने इसमें हाई कोर्ट से जाके स्टे लिया। इसके बाद गवर्नमेंट ने 2018 में जो पिछली गवर्नमेंट थी ऑन द लास्ट डे 2 दिन पहले फिर ये ऑफ़र किया कि अगर आप, लेकिन ये ऑफ़र जो था सिर्फ CNG के लिए किया था कि अगर आप 50% चार्जेस जो हैं वो दे देते हैं और बाकी 2 किस्तों में दे देते हैं तो बाकी जो केस है वो ख़त्म कर देंगे। लेकिन इस पर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हुए और ये मैं बावर कर रहा हूँ कि ये सिर्फ CNG सेक्टर के लिए किया था, बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए नहीं किया गया था। अब जो खबर आई है जो गवर्नमेंट करने जा रही है, शायद ऑन द बेसिस ऑफ तमाम इंडस्ट्रियल सेक्टर को और तमाम लोगों को ये वो मराद देना चाहती है कि 50% जो है वो इसमें सेक्टर से वेव कर दिया जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये 50% वेव करने के बाद भी शायद ये तमाम इंडस्ट्री को और हर किस्म की फर्टिलाइज़र है, CNG है, जिन्होंने पहले ही बहुत सारे लोगों ने ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, आया वो इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते। तो ये लेकिन एक अच्छा इक़दाम है, गवर्नमेंट एक फैसिलिटेट करना चाह रही है टू इंडस्ट्री को, तो मैं समझता हूँ इससे बेहतरी है। अच्छा, ये बताइएगा तवाब साहब कि जैसे हुकूमत आगे बढ़ रही है और पेशकश कर रही है, ये एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती है, एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है, लेकिन सनतकारों के हवाले से अभी तक हमने इसके हवाले से कोई ऐसा फीडबैक नहीं सुना कि जिसमें उन्होंने खुशी का इजहार किया हो। वो अभी भी थोड़े से डूबियस हैं इस मामले में, थोड़े तजब्ज़ब का शिकार है। क्या वजह है इसकी? देखिए, अभी तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो एक्सपोर्ट के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारी जो मेन रीढ़ की हड्डी एक्सपोर्ट में वो है टेक्सटाइल,
और टेक्सटाइल में एक बार ऐसा था कि हमारी और इंडिया की प्रोडक्शन जो थी वो कॉटन की वो एक थी 14 बिलियन बेल्स के ऊपर। आज इंडिया जो है वो कहीं 6 गुना ऊपर चला गया है और हम जो है वो 14 से तकरीबन 10 और 12 के दरमियान आ गए। तो हमें ऐसे इक़दाम करने हैं जिससे हमारी जो स्पेशली कॉटन की प्रोडक्शन जो है उसमें इजाफा हो, वो बढ़े और प्राइवेट सेक्टर जो अपना रोल अदा करे वो इस तरह से कि हमें वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ेगा और उसके लिए गवर्नमेंट को हमें इंफ्रास्ट्रक्चर या यूटिलिटीज़ जो है वो एक मुनासिब रेट में दें। इस वक्त हम बहुत महंगे हो गए यूटिलिटीज़ में और हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना जो है वैल्यू एडिशन में मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मारूफ सनतकार खालिद तवाब साहब। यहाँ ख़वातीन और हज़रात वक्त होगी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं भी मत जाइएगा। जनाब ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में। और जैसे कि हम आपको शो के शुरू से, शो के आगाज़ से बता रहे हैं कि आज हमने एक बड़ी डिटेल डिस्कशन करनी है और वो डिस्कशन है जनाब 5G से मुतालिक, जिसका चंद दिन पहले तजर्बा हो चुका है। बिल्कुल जी, इंटरनेट की रफ्तार जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगी और ख़िते की बात करें तो पाकिस्तान 5G का तजर्बा करने वाला जनूबी एशिया का पहला मुल्क बन गया है और चीनी टेलीकॉम कंपनी के ताउन से पाकिस्तान में 5G का ये कामयाब तजर्बा किया गया और जल्द ही ये टेक्नोलॉजी अब मुल्क में भी मुतारफ़ करा दी जाएगी। मौजूदा मोबाइल इंटरनेट कनेक्शन से ये आपका जो 5G है तकरीबन 100 गुना तेज़ होगा। और बड़े आसान अल्फाज में बता दूं तो 50 GB की फ़ाइल को डाउनलोड करने में वैसे जो आम तौर पे अगर आपको मैं क्या बताऊं कितनी देर लगती है, घंटा लगता था जिसमें आपको घंटा लेकिन इसमें आपको मेरा ख्याल में शायद आधा घंटा लगेगा, बेयरली 30 मिनट 15 मिनट इसके दौरान आपका ये डेटा डाउनलोड। लेकिन मैंने तो सुना है कि अब इस तरह की जो फाइल्स है वो तो 2 मिनट में हो जाएंगी, ऐसा ही है जनाब? कुछ भी हो सकता है आपके इस हवाले से। बहुत जो ख़ास इम्पैक्ट है वो आने वाला है मीडिया पर। और 5G की लाइसेंसिंग वैसे तो नवंबर में अनाउंस होने वाली है, लेकिन 5G आने के बाद मीडिया का नक्शा कैसा चेंज होगा, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अकबर यज़दानी। सर बहुत शुक्रिया बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग। सर पहले तो ये बताइएगा सर कि 5G के इस वक्त मीडिया डिजिटल एज में एंटर हो रहा है, 5G के आने के बाद कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या हम ओवर एक्सेस हो रहे हैं इस पर? सो एक्चुअली 4G की टेक्नोलॉजी जो करंटली जो टॉप टेक्नोलॉजी है और फिर उसकी एक LTE वर्जन है वो मैक्सिमम 300 Mbps पे ऑपरेट करती है, बहुत स्पीड पे। तो 300 दुनिया में जो उसकी स्पीड टेस्ट है US वगैरह में वो 300 है। 5G इज़ 1.4 गीगाबाइट्स, 1.4 GB। अगर आप पाकिस्तान में आप जो नॉर्मल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या इंटरनेट कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं तो हिसाब ये है कि आपकी अपलोड डाउनलोड स्पीड जो है वो मैक्सिमम 1 Mbps 2-3 Mbps से ऊपर नहीं होती। जी जी। यू आर टॉकिंग अबाउट 1400 टाइम्स दैट स्पीड। ओके। तो आपका सवाल था कि 50 GB की फ़ाइल, तो करंट टेक्नोलॉजी में अगर आप उसको डाउनलोड करें तो 3 दिन लगेंगे, 2-3 दिन लगेंगे, 2-3 घंटे नहीं। 50 GB बहुत हमारे मुझे एक्चुअली बड़ा इत्मीनान था ना कि हमारा जो मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो बड़ा अच्छा, मैं बड़ी कॉन्फिडेंस इसके बारे में। अच्छा मुझे बताएं ये क्या हमारा फ़ोन मतलब जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी जो मैंने 5GB जो इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं 5G, तो क्या ये हमारे फ़ोन इनको बर्दाश्त कर सकेंगे? और दूसरा ये महंगी होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है जिस वक्त दिमाग में बबल बनकर आए कि देखें 2 मुख्तलिफ चीज़ें। पहले आपके फ़ोन्स तो नहीं, 5G के लिए दूसरे फ़ोन्स हैं जो 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर चलेंगे। दीज फोन ये फेंक दें हम? नहीं फेंके नहीं, तो मुझे अपना दे देना इतनी जल्दी। और 4G अभी भी 3G वाले फ़ोन अभी भी चल रहे हैं, 2G वाले भी चल रहे हैं। सो दीज फोन्स यू कैन यूज़ एंड वैसे भी आप मेरे ख्याल में 1.5 साल एक लाइफ होती है मोबाइल। तो वैसे 5G के फ़ोन्स दूसरी बात है कि टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव, एनी न्यू टेक्नोलॉजी इज़ एक्सपेंसिव। जब वो आती है तो महंगी होती है और वक्त के साथ साथ वॉल्यूम्स और वो स्केल्स के ऊपर सस्ती होती चली जाती है। तो अल्टीमेटली ये बहुत सस्ती इस वक्त होता ये है कि अगर हम सिर्फ मीडिया की बात करें, हम न्यूज़ इंडस्ट्री की बात करें, हमारे पास लेट्स से DSLGs हैं, उनकी एक बड़ी कॉस्ट होती है, वो वाया सैटेलाइट अपलिंक होती हैं, सैटेलाइट से डाउनलिंक होता है, फिर ट्रांसमिशन होती है, एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। जब हम इतनी ज़्यादा स्पीड्स की बात कर रहे हैं तो ये तो सारा हम कॉस्ट को नलीफाई करें, ये सब कुछ तो ख़त्म हो जाए। अच्छा बहुत सारे मैसिव इम्पैक्ट्स हैं। सो मैं आपको बुनियादी इम्पैक्ट्स बताता हूँ। जी जी। सो एक चीज़ कहलाती है, आपने सुनी होगी या लोगों ने पता नहीं सुनी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। सो दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी जो दुनिया में सन 2000 से बड़ी उस पर काम हो रहा है। सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये है कि जितने दुनिया में इंसान हैं
उससे ज़्यादा कनेक्शंस हों लोगों के जिसमें इंसानों की इन्वॉल्वमेंट ना हो। सो अगर दुनिया में 6 अरब इंसान है तो 6 अरब ऐसी डिवाइसेस से ज़्यादा डिवाइसेस हों जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। अब इशू क्या है कि वो कम्युनिकेशन लिमिट होती है बैंडविड्थ और स्पीड के साथ। सो क्योंकि आपकी स्पीड इतनी कम है तो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते। लाइक उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपने सुना होगा ड्राइवरलेस कार्स। नाउ विद दीज स्पीड्स IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल कम इनटू प्ले और ड्राइवरलेस कार्स आएंगी। ड्राइवरलेस कार्स में क्या होगा, ड्राइवर तो नहीं होगा मगर 3 चीज़ें होंगी। गाड़ियाँ आपस में कम्युनिकेट करेंगी, गाड़ियाँ हाईवे से कम्युनिकेट कर रही होंगी और ये 5G का पार्ट होंगी। जी जी, बिकॉज ऑफ 5G अब स्पीड्स इतनी बढ़ जाएंगी कि रियल टाइम के अंदर कार्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो फॉर एग्जांपल आप अगर अभी इससे तो इंसान की वैल्यू कम हो जाएगी, टेक्नोलॉजी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जी, इस पर भी मैं आपको जवाब देता हूँ और बल्कि कुछ सवालात के जवाब आप लोग पिछले प्रोग्राम में खुद ही दे चुके हैं। एनीवेज सो होगा ये कि अगर आप ड्राइव कार्ड इस वक्त इस्तेमाल करने की कोशिश करें तो स्पीड इतनी कम है कि बाय द टाइम एक गाड़ी दूसरे से कम्युनिकेट करे सामने वाली से और सिग्नल ब्रेक हो जाए तो दे विल क्रैश इनटू ईच अदर। ठीक है, पेडेस्ट्रियन रोड पे खड़े हुए हैं तो गाड़ी पेडेस्ट्रियंस के साथ और पेडेस्ट्रियंस गाड़ी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो ना रीड कर पाए। विद दीज स्पीड्स यू कैन डू ऑल ऑफ दैट। सो उससे फ़ायदा ये होगा कि आप न्यू टेक्नोलॉजीज इतनी रैपिडली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि इट्स अनथिंकेबल। बट अब आपका सवाल ये कि इंसान रिडंडेंट हो जाएगा। एक आदमी है, उसने PhD की हुई है, ठीक है, उसको आप कहें यार कि तुम घर के बर्तन धोने शुरू कर दो तो एक ज़ाया है इसकी नॉलेज का। सो इंसान को अल्लाह ताला ने और कामों के लिए बनाया और हम मंडेन जॉब्स कर रहे हैं। सो पीपल विल ग्रो टू न्यू लेवल्स। व्हेन नई टेक्नोलॉजीज आएंगी तो हमारे दादा हुजूर रिकॉर्ड प्लेयर नहीं चला सकते थे मगर आज का बच्चा रिकॉर्ड प्लेयर इससे ज़्यादा चीज़ें खुद ही बना लेता है। सो इंसान के दिमाग में कैपेबिलिटी है। So the more you challenge, so people are supposed to do great things, explore universes, go to new planets. सर ये बताइएगा कि जैसे हम बड़ी महदूद स्पीड में हैं और उसमें हम बड़ी डेस्क जॉब्स जो हैं वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि हम उसमें कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन के लिए हमारा खुद वहाँ पे फिजिकल प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। आपको ये नहीं लगता कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इतनी ज़्यादा स्पीड तो डेस्क जॉब्स की ज़रूरत नहीं रहेगी, हम वी कैन ऑपरेट फ्रॉम होम और जैसे जो आजकल एक बड़ा एक लग्जरी समझी जाती है कल को ये एक नेसेसिटी बन जाएगी कि एक आदमी हर वक्त काम कर रहा है। देखिए, वर्चुअल ऑफिसेस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो ऑलरेडी दुनिया भर में, बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग कहते हैं, हमारे काम करने वाले भी कहते हैं कि आई विल वर्क आउट ऑफ होम टुडे। ठीक है, सो इट इज़ हैपनिंग एंड इट इज़ देयर। इंटरनेट ने ये पॉसिबल कर दिया कि आप वर्क आउट ऑफ होम करें। ह्यूमन इंटरेक्शन, मीटिंग वन ह्यूमन विद अनदर, आई थिंक इट इज़ स्टिल रिक्वायर्ड एंड 5G is just scratching the tip of the iceberg, you know, ये तो एक अगली लेवल है। सो अगर आप देखें कि मोबाइल से 2G का सफ़र कितना बड़ा था और 2G से 3G का कितना था, ये सफ़र और छोटा होता चला जा रहा है। सो टेक्नोलॉजी इज जंपिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो जितनी आप प्रोसेसिंग स्पीड्स बढ़ा रहे हैं अपने सिस्टम्स की, ईजादात और डिस्कवरीज आर यू नो मल्टीफोल्ड इंक्रीजिंग। और अपना टाइम भी बहुत सारा बचा लेंगे, अपना टाइम अपना श्रिंक कर लेंगे, फिर आप देखेंगे बाकी जो टाइम बचेगा आपने उसमें और आप और काम कर सकते हैं ज़िंदगी के अंदर। मतलब तो आपका एक सवाल ये सन शुरू का रह गया कि व्हाट विल हैपन टू मीडिया, क्या DSNGs, और ये तो बहुत ही बेसिक सी बात की आपने कि DSNGs का क्या होगा। ऑफ कोर्स यू वोंट नीड दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी विद ऑल द सैटेलाइट अपलिंकिंग, ये सब नहीं चाहिए होगी। क्यों आप DSNG आती है, आप माइक्रोवेव लिंक से टेक्नोलॉजी, you have 5G technology and reliable and you know fixed, तो आप एक सिंपल सा छोटा सा कैमरा लें और रिकॉर्ड करें, वो डायरेक्ट स्टूडियो को चीज़ें भेज रही हूँ, वो डायरेक्ट इंजेस्ट हो रहा हो और रियल टाइम पे एडिटर का काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो बेचारे के ऊपर इतना डेटा आ रहा होगा कि उस पर प्रेशर होगा, जल्दी जल्दी एडिट करो, जल्दी जल्दी दिखाओ क्या कर रहे हो। अभी तो बेचारा आता है, टेप आती है, वो इंजेस्ट करता है आराम आराम से, बेचारे की एडिटर्स आर गोना हैव अ टफ जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इज़ानी हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन और हज़रात, जैसे कि आपने हमें आपके सामने डिस्कशन रखी 5G टेक्नोलॉजी के आने के बाद डेफिनेटली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा वो ह्यूमन इंटरफेरेंस पे आएगा, जो कि कम से कम होता जाएगा, और मशीन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और अब आगे बढ़ते हैं मदीन जी, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और इसी से जुड़े एक और चीज़ के वाले से बात करते हैं, क्योंकि मुआशी सूरत हाल भी बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छे मौके मिलेंगे और कहीं कहीं लोगों की चीज़ें कट भी जाएंगे।
मुल्क की मुआशी सूरत हाल का हम जिक्र करने जा रहे हैं, जहाँ बैरूनी अदायगियों में अदम तवज़ुन दूर करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया है कि बरामदात तरसीलात ज़र बढ़ाकर और दरामदात कम करके बैरूनी नाहमवारियों में कमी की हुकूमती काविशें बारावर साबित हो रही हैं। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में करंट अकाउंट खसारा 6 अरब डॉलर से कम, जबकि रवां बरस जुलाई का खसारा 2018 के मुकाबले में 73%, यानी कि 1.5 अरब डॉलर कम है, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत शाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया सर बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। सर ये बताइएगा कि बैरूनी खसारे में नुमाया कमी आई है, ये वजूहात क्या हैं सर इसकी? देखिए, कुछ 2-3 वजूहत हैं इसकी बैरूनी खसारे में कमी आने की वजह से। एक तो यह है कि आप एक बहुत डिप्रिसिएशन की जब हम बात करते हैं, काफ़ी मैसिव डिप्रिसिएशन हुई है। दूसरी बात यह कि टैरिफ्स भी काफ़ी ज़्यादा कर दिए गए हैं, उनकी तादाद और उनका हजम जो है टैरिफ्स का। तो इन दो वजूहत की वजह से ये जो है इन्होंने बड़ा इफेक्ट किया इम्पोर्ट्स काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से वो तजारती खजारा कम हुआ है। एक और चीज़ जिसने तजारती खजारा कम किया है वो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की वजह से जो परचेजिंग पावर है वो काफ़ी इफेक्ट हुई है। जब क़ुव्वत ख़रीद इफेक्ट होती है तो फिर इंपोर्ट्स भी इफेक्ट होती है। लोअर इकनॉमिक ग्रोथ की वजह से क़ुव्वत ख़रीद में कमी और इन्फ्लेशन की वजह से क़ुव्वत ख़रीद में कमी आई है, इसकी वजह से भी इंपोर्ट्स पे फ़र्क पड़ा। इस एक और मैं ज़रूर मेंशन करूँगा, एक और वजूद वो ये है कि CPEC का पहला फेज़ ख़त्म हो गया, जिसमें मशीनरी काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट की गई थी। वो फेज़ ख़त्म होने गए और मशीनरी इंपोर्ट ख़त्म होने की वजह से भी तजारती। अच्छा शायद साहब ये बताएगा कि क्या इस में बेहतरी की इंडिकेशन भी समझा जा सकता है या इकॉनमी की एक्सपेंशन भी हो रही है, इससे आपको क्या लगता है कहीं आगे? नहीं, इससे मईशत में बेहतरी के आसार नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पॉलिसीज़ और जो इकनॉमिक एनवायरनमेंट और स्ट्रक्चर ऑफ द इकॉनमी है वो उसी तरह ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया। इनफैक्ट आप अगर ये देखें तो अगर आप देखें ना पाकिस्तान के आजकल जो मईशत के हालात हैं, ख़ास तौर पे जिस तरह बिज़नेस और गवर्नमेंट के दरमियान एक मामला चल रहा है जो कि अभी तक हल नहीं हुआ, तो हालात ठीक नहीं है। इसे हालात की बेहतरी नहीं कहा जा सकता। जैसा कि मैंने कहा, ये रुपए की कदर में कमी की वजह से और इन्फ्लेशन की वजह से और दूसरा टैरिफ ज़्यादा करने की वजह से थोड़ी सी बेहतरी आई है, लेकिन इसका मईशत की हालात की वजह से कोई अगर इकॉनमी की सूरत हाल है तो उसे बेहतर बनाने के लिए डेफिनेटली जिस सेक्टर का सबसे ज़्यादा काम करना ज़रूरी है वो डेवलपमेंट सेक्टर है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में और ह्यूमन डेवलपमेंट की मद में कौन कौन से मंसूबों पे काम ज़रूरी है, और आपको क्या लगता है कि इस वक्त किसी एक सेक्टर को ट्रिगर करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से पूरी इकॉनमी एक्टिवेट होनी शुरू हो जाए? मैं ये कहूँगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट, एक तो जब हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, रिसर्च और डेवलपमेंट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें पाकिस्तान में मतलब उसकी टोटल एक्सपेंडिचर उस पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट का 1% भी नहीं है, चाहे आप फेडरल गवर्नमेंट ले लें या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ले लें। दूसरा ये है कि जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का आगे इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वो अंडर यूटिलाइज्ड है। मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोई तुक नहीं बनती। आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यूटिलाइज़ करें तो उससे हालात में काफ़ी, इन दो चीज़ों से काफ़ी बेहतरी आ सकती है। अब एक मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की, उसमें आने वाला दौर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर, तो उसमें रिसर्च, उसमें इन्वेस्ट करें और उसकी रिसर्च में इन्वेस्ट करें पैसा। बहुत बहुत हमारे साथ मौजूद थे शाहिद महमूद, जो कि बता रहे थे कि इस वक्त किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जोर दिया। सही। अब जी आगे मूव ऑन करते हैं और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान रेसलिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद आज से इस्लामाबाद में होने जा रहा है और ये इवेंट 30 अगस्त तक जारी रहेगा। जनाब, ये इवेंट आज से शुरू हो रहा है और फ़ौरन से पेशतर टिकट कटाओ, लैंड बनाओ और इस इवेंट में शिरकत करो। ख़वातीन हज़रात, यहाँ वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको बाखबर सवेरा में, और यहाँ एक अहम खबर शेयर करते चलें जो कि आ रही है निजकारी कमीशन की जानिब से। 6 हुकूमती इदारों की निजकारी के लिए मालियाती मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। निजकारी कमीशन का यह कहना है OGDCL के 7% शेयर्स की फरोख्त के लिए मालियाती मुशीर मुकर्रर किया जाएगा। PPL के 10%, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स गुड्डू पावर प्लांट के 100% हुकूमती हिस्से फरोख्त किए जाएंगे। नंदीपुर के 100% हुकूमती हिस्से फरोख्त कर दिए जाएंगे। HBFC की निजकारी के लिए मालियाती मुशीरों की पेशकश 24 सितंबर तक जमा करवाई जा सकती है।
PPL और हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स के लिए आखिरी तारीख 3 अक्टूबर है। एक बार फिर ये खबर शेयर करते चलें कि वो बड़े सफ़ेद हाथी जो कि हुकूमती ख़जाने पे बैठे हुए थे, अब फाइनली उनकी निचकारी का फैसला कर लिया गया है, और जिसमें ख़ास तौर पे गुद्दू पावर प्लांट और नंदीपुर पावर प्लांट जैसे कि आपने देखा कि साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दौर में इसको बड़ा क्रेडिट लिया गया था मुकम्मल करने का, जो कि पहले डीजल पे तैयार किया गया, फिर उसके बाद इसको गैस पे कन्वर्ट किया गया और उसके बाद इसको LNG पे कन्वर्ट किया गया। अब फाइनली इस प्रोजेक्ट को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, इसके 100% शेयर्स फरोख्त के लिए रख दिए गए हैं। और अब आपको बताते चलें कि जो लोग गलियात में जाना चाहते हैं वो बिल्कुल तैयार हो जाएं। एडवेंचर का भरपूर वहाँ पर इंतजाम कर लिया गया आप लोगों के लिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं GDA तर्जुमान एहसन हमीद। एहसन हमीद साहब बहुत शुक्रिया जी बाखबर सवेरा को वक्त देने के लिए। हम गलियात का जो रुख करने वाले सयाह हैं वो अब, क्योंकि बहुत अच्छी खबर है जो हमने अपने नाज़रीन के साथ अभी शेयर की है, किन एडवेंचर स्पोर्ट्स से जो हैं ये लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं? क्या कुछ लोग अगर यहाँ पे आना चाहें तो जहन में रख कर आएँ? हमने गलियात में समंदर कट्ठा के मकाम पे एडवेंचर टूरिज़म का आगाज़ कर दिया है और वहाँ पे हमने वाटर गेम्स और मुल्क भर से सफ़र करने वाले जो हमारे सियाह हैं उनके लिए हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स वहाँ पे मुतारफ़ करवाई हैं। उनमें हमने ज़िप लाइन, रॉक रिपेलिंग और साइकिलिंग का अभी बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया है। इंशाल्लाह इसमें हम मज़ीद गेम्स को ऐड करेंगे और हमारे यहाँ जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं उनसे इंशाल्लाह। ये बताइए, गलियात में पानी की कमी है, इनफैक्ट जो लोग नथिया गली जाते हैं वो बेचारे तो ख़ास तौर पर देखते हैं, मरी में जो लोग जाते हैं उन बेचारों को बड़ी पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। आपने वहां बैठे बैठे मसनूई झील बना दी, ये जरा तफसीलात बताएं, ये कैसे हुआ? जी 2017 में महकमा जंगलात के ताउन से इस झील को बनाया गया था और इस झील को अभी बाकायदा तौर पे गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी और सूबाई हुकूमत ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स को मुतारिफ़ करवाया गया है। इंशाल्लाह इस झील को मज़ीद अभी इसकी तोसी की जाएगी और आइंदा सीज़न में इसके अंदर मज़ीद स्पोर्ट्स का आगाज़ किया जाएगा। अच्छा साहब, एक मसला जो आते हैं यहाँ पर, उनको ट्रांसपोर्टेशन का भी काफ़ी ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि वहाँ पर ड्राइव करना जो वहाँ की रोड्स हैं वहाँ पे ज़्यादा आसान नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए बताएं कि आप लोगों ने क्या इक़दाम किए हैं, कीपिंग इन माइंड के लोग यहाँ पर काफ़ी आएंगे एडवेंचर के लिए? ट्रांसपोर्ट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि गलियात में पहले तो सियाहों को इस तरह की कोई मुश्किलात का सामना नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे ऐसे ख़वातीन हैं जो चाहती हैं कि गलियात में ट्रांसपोर्ट को बाकायदा तौर पे उनके लिए प्रोवाइड किया जाए। हम साइट सीइंग बस और कार्ट्स को भी मुतारिफ़ करवा रहे हैं कि वो आएँ और इन जो मुनफरद हमारे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम होगा उससे गलियात की जो कुदरती हुसन है उसको इंजॉय करें। अच्छा ये बताइए कि गलियात में हमने देखा पिछले कुछ अरसे में एक बहुत बड़ा मसला रहा है सफाई के हवाले से। जो टूरिस्ट आते हैं वो गंद छोड़ के जाते हैं, कचरा छोड़ के जाते हैं। कुछ दिन पहले हमने सुना कि भारी जुर्माना आयद करने की पॉलिसी अपनाई गई है, इसका क्या इम्पैक्ट आया है? क्या कुछ लोगों ने, कुछ उनके दिल में डर खौफ आया है कि अगर वो कचरा फेंकेंगे तो उस पर उन्हें जुर्माना पड़ेगा, और मज़ीद क्या इक़दाम होने चाहिए? जी इस इनिशिएटिव की वजह से बहुत सारी अवेयरनेस आई है और हमने गलियात में होटल मालकान, हमारे रेजिडेंट्स, हमारे टूरिस्ट, हमारे मूविंग व्हीकल्स, हमारे केबिन ऑनर्स हैं, उनको भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ा है। और इसकी जो बेसिक वजह थी वो ये थी कि गलियात में एक अरसे से लोग गंद और कूड़ा करकट फेंक रहे थे, जिसकी वजह से गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बात का ये प्लान किया, इस बात का फैसला किया कि अब जो गलियात में गंद मचाएगा उसके खिलाफ भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। और इन लोगों को वाज़ेह तौर पे अवेयरनेस के ज़रिए इन लोगों को ये बात कन्वे कर दी गई है कि आइंदा अगर आप गलियात में गंद फेंकेंगे तो आपको इन जुर्मानों का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे GDA गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान एहसन हमीद। और बहुत बड़ा मसला जिसकी तरफ आपने इशारा भी किया कि यहाँ पे जब लोग जाते हैं तो ठीक है आपने तफरीह के लिए जाते हैं तो जो अपना कचरा है वो खुद समेटें। हम सिर्फ कराची के कचरे को नहीं रो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के कचरे को रो रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हम खुद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपने कचरे की। मरिया इसका मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन ख़ास तौर पर वो अफराद जो मरी, नथिया गली, अयूबिया, पत्रियाटा जाते हैं, आप लोग अपने बच्चों के पैम्परों का कोई बंदोबस्त क्यों नहीं करते? हर जगह पे आपके बच्चों के कारनामे बिखरे पड़े होते हैं।
किसी झाड़ी के ऊपर, किसी दरख्त के ऊपर, को खुदा का खौफ करें। एटलीस्ट कोई शॉपिंग बैग के अंदर बांध के उसको अपने साथ गाड़ी में ले जाएं, कोई अच्छा डंप या जहां आपको कूड़ादान नजर है वहां अंदर डालें। ये अच्छा भला बंदा कहीं तस्वीर खिंचवाने खड़ा होता है, पता चलता है पीछे पैम्पर आ रहे हैं, यार कोई खुदा का खौफ करता है। एंड दिस इज नॉट फनी एनीमोर। जब आप ये अपनी पाकिस्तान की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया के जो भी आप चाहे फेसबुक पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, ये आपकी लोग आपको हंस रहे हैं, आप जग हंसाई का बाइस बन रहे हैं कि आप अपनी ही जगह का, अपने ही शहर का, किसी जगह अपने ही मुल्क का ख्याल नहीं रख रहे। तो खुदारा अपनी नेचर चेंज करें। मदिया, अब आपने यूरोप देखा हुआ है, स्विट्जरलैंड से ज़्यादा बेहतर मनाजिर हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज में। सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस, सिर्फ एक चीज़ का, और वो है सफाई। जस्ट एक चीज़ हमारे इस पूरे गलियात में, स्वात वैली में, ऊपर बशाम में, कोहिस्तान में, आगे हुंजा में, गिलगित में, अपटिल खुंजराब, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आता है, सफाई का। आप ये सफाई अपना लें, यूरोपियन टूरिस्ट आपके पास आएंगे, और ये जो टूरिज्म होटल इंडस्ट्री हमारे पास है, ये मल्टीफोल्ड तरक्की करेगी। क्योंकि शफात ये अफोर्डेबल है, ये एक्सपेंसिव भी नहीं है, और लोग यहाँ पर आते हैं। स्पेशली हमारी अच्छी बात ये है कि हम लोग जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा करते हैं। खैर जी, आपको बताएं कि लाड़काना के नौजवान ने यूरोप की सबसे बुलंद चोटी जो है वो सर कर ली है। 22 साल असद हैं, इनका नाम है असद अली मेमन। इन्होंने रूस के जनूब में बर्फ से ढकी 6500 मीटर बुलंद चोटी जो है माउंट एल्ब्रस को सर कर लिया है। और ये चोटी जॉर्जिया की सरहद के करीब एशिया और यूरोप को मिलाने वाली पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। चोटी को पहली मरतबा 1819 में सर किया गया था। कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने वाले असद अली मेमन ने अपनी कामयाबी को भारतीय जारहियत का शिकार कश्मीरी अवाम के नाम मंसूब किया है। 2017-18 में असद अली मेमन ने पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की बुलंदबाला चोटियां सर की, जबकि नेपाल में माउंट एवरेस्ट के बेस। असद अली मेमन, बहुत शुक्रिया असद हमें वक्त देने के लिए। भाई ये बताएं, मतलब दुनिया जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद लोग कहते हैं भाई हम जॉब लें, एक अच्छा जूता लें जिसका सोल बहुत मोटा हो, और उसके बाद हम सड़कें नापें, एक एक जगह पे सीवियां ड्रॉप करें। आप यूरोप की पहाड़ी सर करने शुरू हो गए, क्या चक्कर है? देखें, मैं इस फील्ड में तकरीबन 4 साल से हूँ, और 4 साल से मैं पाकिस्तान में बहुत सी एक्सपीडिशंस का हिस्सा रहा हूँ, और पाकिस्तान में बहुत सी चोटियाँ सर कर चुकी। अब मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं पाकिस्तानी इन्वायरमेंट से यूज्ड टू था, पाकिस्तान के माहौल से यूज्ड टू था, यहाँ से एक्सपीरियंस से यूज्ड था, लेकिन मैं चाह रहा था कि अपने एक्सपीरियंस को थोड़ा वसी करूँ। और मेरा जो अल्टीमेट एम है, इस क्लाइंबिंग का अल्टीमेट एम है 7 समिट्स, और 7 समिट्स को अचीव करने का मेरा अल्टीमेट गोल है। तो उस गोल का जो मैंने स्टार्ट किया वो था यूरोप का, और यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन पीक रशिया में थी। 2 रीजंस थे रशिया में जाने के और इस यूरोपियन पीक को सर करने के। नंबर 1 कि मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल हो, यूरोपियन पीक्स का एक्सपीरियंस हासिल हो, और मैं नए क्लाइंबर्स, वहाँ के क्लाइंबर्स और वहाँ की टेक्निक्स के साथ यूज्ड हूँ। और नंबर 2 रीज़न ये थी कि मैं 7 समिट्स का ऑफिशियली आगाज़ करूँ। ये यूरोपियन पीक 7 समिट्स का हिस्सा है, और इसलिए मैंने इसका अच्छा ये बताइएगा सब कि ताल्लुक लाड़काना से है, रिहाइश आपकी कराची में है, और आपने सोचा कि जो आप सर करने जाएंगे पहाड़ भी, पहाड़ों का शौक भी है, मतलब ये सब चीज़ें कैसे हैं? ये बेसिकली स्टार्ट हुआ जब मैं छोटी उम्र का था। जब मैं कॉलेज लेवल पे था तो मुझे एक्सट्रीम चीज़ें, एडवेंचरस चीज़ें जिसमें लाइफ टीयरिंग हो, जिसमें रिस्क ज़्यादा हो, वो पसंद थी। लेकिन बदकिस्मती से लाड़काना में इतने रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन फिर मैं जब कराची में आया तो मेरे पास टाइम भी था, मेरे पास रिसोर्सेज भी थे, तो मैंने ऑफिशियली यहाँ पे एक कैंप था इस्लामाबाद में, कराची से इस्लामाबाद गया, इस कैंप में हिस्सा लिया, और वहाँ से मेरे इस जुनून या इस हॉबी या इसको पैशन। 7 समिट्स की बात की, यानी हर बर्रे आज़म की एक सबसे बुलंद चोटी। आपने यूरोप से आगाज़ किया, अच्छी बात है। एशिया की बुलंद तरीन चोटी एवरेस्ट है, वो भी आपको करनी पड़ेगी। आपको ऑस्ट्रेलिया भी जाना पड़ेगा, आपको साउथ अमेरिका भी जाना पड़ेगा, आपको नॉर्थ अमेरिका भी जाना पड़ेगा, आपको अफ्रीका भी जाना पड़ेगा। ये सारे शौक, ये बड़ा महंगा है, इसके लिए बड़ा पैसा चाहिए, ये आप कैसे पूरा करते हैं? माउंटेनियरिंग दुनिया की टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स में आती हैं। नो डाउट ये एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, इसका इक्विपमेंट ही लाखों में आता है। कोशिश ये होती है कि मैं अपनी जेब से कुछ पैसे लगा के अपनी इस स्पोर्ट्स को कैरी ऑन करूं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है। मैं काफ़ी दफ़ा गवर्नमेंट को अप्रोच करता हूं और कोशिश करता हूं कि मुझे गवर्नमेंट की लेवल से मुझे सपोर्ट मिले, चाहे वो प्रोविंशियल हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
काफ़ी दफ़ा मुझे पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता और कभी मैं किसी दोस्त से या कभी किसी फैमिली मेम्बर से पैसे लेके जा रहा होता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जब मेरी कोई एक्सपीडिशन हो उसमें मुझे गवर्नमेंट हो या कोई प्राइवेट स्पॉन्सर्स हो या कोई बैंक हो वो मुझे सपोर्ट करें तो मैं शायद पाकिस्तान का, अपने रीजन का, अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया कर सकूँ। अच्छा असद, आखिर में ये बताएगा कि जो एजाज़ अभी आपने नाम किया, अपने ये एजाज़ आपने कश्मीरियों के नाम किया है, इस पीछे से मैं जानना चाहूँगी, वजह जानना चाहूँगी। माहौल में इस टाइम पीरियड में वहाँ पे जाके क्लाइंबिंग करना अपने ज़ात के लिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने समझा अगर मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे मौका मिल रहा है दुनिया में एक पैगाम फैलाने का, तो क्यों ना मैं ये पैगाम एक प्लेटफॉर्म यूज़ करूँ कश्मीर को हाईलाइट, कश्मीर का इशू हाईलाइट करने के लिए। मैंने दुनिया भर के क्लाइंबर्स के साथ मिलके एक आवाज़ लगाई कि पाकिस्तान कश्मीर एक साथ हैं और कश्मीर हमेशा पाकिस्तान का था और पाकिस्तान का रहेगा। और बिल्कुल ये सही नहीं था कि मैं आगे जाके ये अपनी कामयाबी जो है बस अपने एंड तक रखूं। मैं चाह रहा था कि नौजवान कश्मीरी भाई जिनका जज्बा बुरहान वानी जैसा है वो लोग इस कामयाबी को सेलिब्रेट करें और आने वाले वक्त में कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा बने। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया जी, असद अली मेरे साथ मौजूद थे। और एल्ब्रुस जो है वो 7 समिट का इनका ख्वाब है, उनमें से 1 समिट तो उन्होंने कर लिया जनाब और बाकी अब रह गई हैं 6 समिट। तो बेस्ट ऑफ लक और अल्लाह करे आप तमाम तो चीज़ें बड़ी आसानी से जो हैं ये कंप्लीट करते चलें सारा। एग्जैक्टली। और बड़ी हैरत की बात है, सिंध से जो कि एक मैदानी इलाका है वहाँ से एक कोपैमा उठता है और कहता है मैं पूरी दुनिया में, यानी अभी उन्होंने स्टार्ट एल्ब्रस से किया है, आगे जाके उन्हें नॉर्थ अमेरिका में अलास्का में जो अगली चोटी है वो सर करनी पड़ेगी, फिर साउथ अमेरिका में चिली में एक तीसरी चोटी है, फिर ऑस्ट्रेलिया में है, एक अंटार्कटिका में है। तो ये और आखिर में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो एवरेस्ट है नेपाल में मौजूद है। ये बड़ा मुश्किल ख्वाब है और एक बड़ा मुश्किल टास्क है। और जिस तरह से उन्होंने अपनी इस पहली कामयाबी को कश्मीरी आवाम के नाम किया है, ये जज्बा बिलाशुबा दाद का और तहसीन का मुस्तहिक है।